मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों में ठोस पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा राज्य है। राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है। न्यायालयों से संबंधित मामलों में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए भी डिजिटल माध्यमों का अधिनियम उपयोग किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य से जुड़ी विभिन्न विषयों पर पैरवी मजबूती के साथ हो। राज्य की विकास यात्रा से सबको सहयात्री बनकर काम करना है। सभी को अपने कार्यों और साथ ही दायित्वों को पूरा मनोयोग से निर्वहन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति में नवाचार जरूरी है। परंपरा से हटकर हमें अभिनव प्रयोग पर अधिक ध्यान देना होगा। और केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कल घोषित करेगी प्रत्याशी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो सकती है कल। पार्टी ने 28 अक्टूबर को प्रत्याशी के नामांकन का फैसला लिया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 29 अक्टूबर है नामांकन का आखिरी दिन। और केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी कौन होगा, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। काफी समय से केदारनाथ सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे हरक सिंह रावत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से भी चुनाव लड़वा दो, मैं जीत कर ही आऊँगा। तो उन्होंने आगे कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं यह बात कही थी क्योंकि मैं जहाँ से भी चुनाव लड़ूँ तो मैं जीत ही मुझे हासिल होगी। भी नहीं था लेस्रोन, जब मुझे लेस्रोन चुनाव लड़ाया गया। मैं तो श्रीनगर है मेरा घर। लेस्रोन दिया 2002 में, मैं जीता। 7 में दिया, जीता। 12 में रुद्रप्रयाग गया, मैं जीता। तो मेरा रिकॉर्ड भी है कि मैं एक विधानसभा से कोई ये भी नहीं कह सकता साहब मैं एक विधानसभा में दोबारा नहीं जीतता हूँ। 2007 में लेस्रोन में हमारे सारे मंत्री चुनाव हार गए थे। इंदिरा हृदय जी चुनाव हार गए, सुरेंद्र सिंह की चुनाव हार गए, मंत्री प्रसाद नैतानी, शूरवीर सजवान, नवप्रभात, सारे चुनाव हार गए थे। और मैं 2005-7 का चुनाव 5,500 वोट, 2002 का चुनाव में 1,000-1,500 वोट से जीता था और 7 का चुनाव में 5,500 वोट से जीता था। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 4 सदस्यों की पर्यवेक्षक टीम बनाई, जिस टीम को लीड कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदयाल कर रहे थे। गणेश गोदयाल का नाम पर्यवेक्षकों की लिस्ट में बाद में जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि गणेश गोदयाल और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बीच में मतभेद के चलते करण माहरा ने गणेश गोदयाल का नाम पर्यवेक्षकों की टीम में नहीं डाला था। वहीं जब कांग्रेस के अंदर से कई बड़े नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया तो उसके बाद गणेश गोदयाल का नाम जोड़ा गया। उसके बाद गणेश गोदयाल ने केदारनाथ में चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशियों का पैनल बनाया उसे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को ना भेजकर सीधे दिल्ली हाईकमान को ही भेज दिया, जिसके चलते एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर मतभेद की खबरें खुलकर सामने आने लगी हैं। वहीं जब गणेश गोदयाल से इसको लेकर पूछा गया तो कहा कि आपने प्रत्याशियों के नाम सीधे दिल्ली हाईकमान को भेज दिए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष को आपने नाम क्यों नहीं भेजे। जिसके जवाब में गणेश गोदयाल ने कहा कि मैंने यह बात पहले भी कह रखी है कि मेरी जहां से नियुक्ति हुई है रिपोर्ट भी उसी को भेजी जाती है। लोग कह रहे हैं कि मैंने पैनल बनाकर भेजा है, जबकि मैंने सिर्फ रिपोर्ट भेजी है। इस व्यक्ति ने ये कहा, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जिस व्यक्ति ने ये कहा, शायद उनको ये जानकारी नहीं थी कि ये पैनल नहीं है, ये रिपोर्ट है। ठीक है। और रिपोर्ट मैंने पहले भी कहा कि भाई रिपोर्ट तो जहां से नियुक्ति होती है उसी को रिपोर्ट दी जाती है। हमें कोई काम आप बताएंगे तो हम आप ही को तो उसको रिपोर्ट करेंगे कि और कहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि मैंने रिपोर्ट क्या बीजेपी के नेताओं को दी? मेरा विवेक ये कहता था कि मुझे रिपोर्ट कहाँ देनी चाहिए, जहाँ मेरा विवेक कहता था मैंने वो कार्य पार्टी हित में किया। जिस व्यक्ति ने ये कहा उत्तरकाशी में निर्माण अधीन मस्जिद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों ने उत्तरकाशी में एक बड़ी रैली निकाली और रैली में पुलिस और संगठनों के बीच में झड़प भी देखने के बाद मिली। हिंदू संगठनों का कहना है कि हम उत्तरकाशी में मस्जिद नहीं बनने देंगे। वहीं पूरी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने उत्तरकाशी में धारा 163 भी लागू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि इन सभी घटनाओं के पीछे भाजपा का हाथ है। घटनाओं के पीछे भाजपा ही है, भाजपा की कूटनीति है, षड्यंत्र है। यदि राज्य में उनकी सरकार है, वही संविधान की अवहेलना करना चाहते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, तो पूरा देश उनको देख रहा है, पूरा समाज उनको देख रहा है, उनके आचरण को देख रहा है। श्री धामी जी को न्याय पुकार करके कह रहा है, संविधान और कानून पुकार करके कह रहा है कि धामी जो है अपने कर्तव्य का पालन करो। केदारनाथ में विधानसभा में उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, यह लगभग जल्द ही तय हो जाएगा। अब इसी को लेकर केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि मीडिया से दूरी बनाने के बाद पूर्व विधायक कांग्रेस के कार्यक्रमों से भी दूरी बनाते हुए नजर आए। लेकिन अब जब उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन होना है तो पूर्व विधायक मनोज रावत एक्टिव नजर आए। जिसको भी आदेश होगा उसका होगा। मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि मेरे विधानसभा में आकर के और मैं देख रहा था भू कानून पे, देखिए हमने जिम्मेदारी के साथ 18 में भी विधानसभा में विरोध किया था। 22 में हमने जब देखा कि सरकार इन 2 धाराओं के निरसन का बिल नहीं ला रही है, तो मैं आप सभी गवाह हैं कि मैं प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया था, सरकार तभी भी नहीं चेती। देखिए हमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं सोचा, नहीं छोड़ा। मैं सालों से देख रहा था कि क्योंकि कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन इस पर काम कर रहे हैं, हमें चाहिए भू कानून, कई माननीय पत्रकारगण भी इस पर काम कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि वो डेटा सामने आएगा। जब सामने डेटा नहीं आया तो मेरी चिंता बढ़ी और 1 महीने की मेहनत से मैंने जितना इकट्ठा किया आज आप लोगों के सामने है। अब आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम चुनाव लड़ाना है पार्टी को, और देवभूमि उत्तराखंड में जहां एक तरफ धामी सरकार सख्त भू कानून लाने के लिए विशेष समिति के जरिए समीक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते कांग्रेस से केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच मनोज रावत ने कहा कि साल 2018 में भाजपा सरकार ने भू कानून की धाराओं में परिवर्तन किया और आज तक भू कानून में 23 बदलाव करके प्रदेश में जमीनों की लूट की खुली छूट बचा दी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के जरिए सख्त भू कानून के लिए विशेष कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी बजट सत्र में भू कानून को धरातल पर उतारा जाएगा। और जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी जो हमारा बजट सत्र होगा, उस बजट सत्र में प्रदेश के हित का सबसे अच्छा, सबसे कड़ा भू कानून प्रदेश में लागू होगा और विधानसभा की पटल पर भू कानून को रखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार जो अनर्गल बातें कर रही है, उसके लिए भी जो 2018 के बाद की जो भूमि के आवंटन की जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी जो हमारा बजट। खबर देहरादून से है, जहां पर दीपावली के त्योहारी सीजन में आगजनी से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग अपनी तैयारी में लगा हुआ है। अग्निशमन अधिकारी रमेश चंद्र रवि ने कहा कि आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अग्निशमन विभाग ने 7 जगह को चिन्हित किया है, वहां पर उस दिन अग्निशमन वाहन तैनात रहेंगे ताकि शहर में किसी प्रकार की आगजनी की घटना होने पर उस पर समय से काबू पाया जा सके। सात स्थानों जो हमने
पूर्व में भी चयनित कर रखे हैं। उन चयनित स्थानों पर हमारे मोटर फायर इंजन खड़े होंगे। किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए क्षेत्र वाइज वो हमारे मोटर फायर इंजन आग पे जल्दी काबू पाने के लिए पहुंचेंगे। अगर कोई और बड़ी आग होगी तो दूसरे स्थानों से गाड़ी उनकी हेल्प के लिए बुला ली जाएगी। और वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद, मज़ार जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लव जिहाद के साथ साथ डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। इन मामलों को लेकर अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले में सवाल खड़े किए हैं और सवाल सरकार पर खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारें कमजोर पड़ गई हैं और अगर कानून का राज हो तो कोई किसी पर हावी नहीं होगा। हो ही रही है, जहाँ जिसकी डेमोग्राफी है वहाँ पर वो राजा बन गए। सरकार का राज अब कहाँ देश में दिखाई देता है। डेमोग्राफी कितनी भी बदल जाए, अगर सरकारें दृढ़ हो तो न्याय कानून का शासन हो, कानून का शासन हो तो डेमोग्राफी क्या कर लेगी। लेकिन सरकारें कमजोर पड़ गई हैं, इसीलिए डेमोग्राफी प्रभावी हो गई है। जहाँ जो ज़्यादा संख्या में है वो वहाँ अपने दादागिरी चला रहा है। ये सरकारों की और प्रशासन की कमजोरी है। पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अब तक ये खरीद प्रदेश के बाहर से होती थी, जिससे प्रदेश के राजस्व को कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन अब ये खरीद उत्तराखंड में ही की जाएगी। अब ऐसे में बड़े पैमाने पर पहाड़ के किसानों को फायदा होगा जो बकरी पालन, मुर्गी फार्म और फिशरीज का काम करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे कैबिनेट के समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये प्रपोजल हम पिछले 1 साल से परस्यू कर रहे थे आईटीबीपी के साथ। आईटीबीपी की जो 3 प्रमुख पोस्टें हैं वो हमारे पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और हमारे उत्तरकाशी जिले में है। और हमने उनसे निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ जो भी खपत होती है, चाहे वो मीट की हो जैसा आपने बोला है, जैसे चिकन की है, चाहे वो मत्स्य पालन की है, मत्स्य की है, मछली की, वो आप लोकल प्रोक्योर करिए। पहले यूपी से प्रोक्योरमेंट होता था। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जिनको ये प्रपोजल गया था और उन्होंने इसको संस्तुति दी। और आज हमारे फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज आपको एक चेन ऑफ सप्लाई अश्योर हो चुकी है कि अब आईटीबीपी आपसे अगले 5 साल के लिए लगातार। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दीपावली के शुभ मुहूर्त को लेकर अग्रवाल महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार दीपावली का त्यौहार इस वर्ष 31 तारीख को मनाया जाएगा। सुषमा अग्रवाल ने सभी लोगों से अपील की है कि वे दीपावली के त्यौहार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाएं। डेली एक ही सवाल आपस में औरतें कर रही हैं कि दीपावली 31 को मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए। मेरा मानना यह है, जैसे मैंने कई पंडित ज्योतिष से भी पता किया इस बात के लिए, उनका ये कहना है कि अमावस्या का जब भी पूजन होता है, महालक्ष्मी का पूजन होता है, वो रात को किया जाता है अक्सर सभी घरों में। तो ये 1 तारीख को शाम को 5 बजे तक सिर्फ अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी। तो मेरा मानना पर्सनली, मैं ये आप सभी क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूंगी कि दीपावली 31 की रात को मनाई जाए। सिमगढ़ी में गबन मामले में उप डाक घर पर तैनात एक अस्थायी पोस्टमास्टर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी पोस्टमास्टर ने ऑफिस में खाता धारकों के साथ 32,68,805 रुपये का घोटाला किया था। मामले में विभागीय शिकायत पत्र के आधार पर आरोपी पोस्टमास्टर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। देखिए साथियों, जैसे आप सभी को विदित है, सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस जो कमेडी देवी पोस्ट ऑफिस का एक सब पोस्ट ऑफिस है, उसमें कुछ पैसों का गबन किए जाने की एक शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी। इसमें जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा, पोस्ट विभाग द्वारा, उनके जो इंस्पेक्टर है उनके द्वारा तहरीर कल लिखित में दी गई है
एक प्रिलिमिनरी जांच इसमें पोस्ट विभाग द्वारा की गई थी और एक लिखित शिकायत कल हमें दी गई थी कि इनका जो वहाँ का ग्रामीण डाक सेवक है का सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस का, इसके द्वारा जो है लगभग 32 लाख रुपए का गबन जो है पोस्ट ऑफिस का उन्होंने किया है, ये शिकायत में। और खबर अब दिनेशपुर से आपको बता देते हैं, जहां पुलिस ने 70 राउंड फायरिंग करने वाले 2 पक्षों के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी तलाश जारी है। 4 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ आरोपियों की तलाश कर रही है। गोलीकांड के फरार मुख्य आरोपी के घर पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर घर पर नोटिस चिपका दिया। बता दें कि पुलिस फरार आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें बनाई है।